बोला कि सीक्वेंस ये कोई मैथमेटिकल वर्ड नहीं है। सीक्वेंस का मतलब क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर अरेंज्ड इन अ लाइन अकॉर्डिंग टू सम रूल। इसमें मैथ्स दिखा क्या आपको? कहीं मैथ्स जैसी फील भी आया क्या? कि कुछ लोगों को, कुछ चीजों को या चीजों को किसी एक पर्टिकुलर रूल के हिसाब से जब लाइन में रखा जाए, कतार में एक के बाद एक रखा जाए, तो उसको सीक्वेंस कहते हैं कि भैया सीक्वेंस में आओ, सीक्वेंस में रहो। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रूल। अच्छा, बिना रूल के भी अगर रैंडम लाइन में खड़े रहेंगे तो उसको सीक्वेंस नहीं कहते। तो एवरी सीक्वेंस ऑलवेज हैज अ रूल। अब रूल मैंने बताया, पहला रूल कैसे बताया? जैसे कि भैया एज के हिसाब से, कि बड़े से लेके छोटे तक। और दूसरा एक रूल बताया कि हाइट के हिसाब से खड़े रहो। अब रूल की वजह से क्या होता है कि हर किसी ऑब्जेक्ट का, हर किसी पर्सन का जगह फिक्स हो जाता। जगह फिक्स हो जाता है मतलब क्या? जैसे मैंने बोला कि हाइट के हिसाब से खड़े रहो, तो सबसे छोटे हाइट वाला सबसे पहले नंबर पे आएगा, और उसके इमीडिएट उससे जो बड़ी हाइट वाला है वो आएगा ना। तो मैं बोलना ये चाहता हूं कि जब किसी सीक्वेंस में जब आप रूल लगाते हैं तो अपन भी ऐसा करते हैं, हाँ अब तुम आओ, याद है ऐसा बोलते हैं, हाँ अब तुम आओ, तुम्हारी हाइट इससे ज्यादा दिख रही है, हाँ अब तुम आओ। मैंने कहा मैं बहुत सुंदर पढ़ाता हूं, इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है कि व्हेन द objects are arranged according to some rule, thus in sequence you go on getting the objects in succession one after another। इतनी सुंदर भाषा लिखी गई है कि जब आप सीक्वेंस बनाते हैं ना, तो उस रूल के हिसाब से एक के बाद एक ऑब्जेक्ट मिलते जाता है। घर पे भी अपन सजाते हैं कुछ चीजें, तो ऐसा बोलते हैं हाँ अब इसमें से कौन सा ये, क्यों? आप रूल देखते हैं और रूल के हिसाब से आपको एक के बाद एक क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट मिलता जाता है। तो सीक्वेंस तो एक इंग्लिश का वर्ड है, इंग्लिश मीनिंग है उसका। इट इज द कलेक्शन और द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर अरेंज्ड one after another according to some rule, and every sequence has its own rule। हर सीक्वेंस का अपना रूल होता है और उस रूल के हिसाब से उसमें ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं। और रूल के हिसाब से जब तुम अरेंज करोगे तो आपको सक्सेशन में एक के बाद एक वो ऑब्जेक्ट, मतलब हर टर्म मिल जाती है। लेकिन अपन इसी को मैथमेटिकल भाषाओं में कन्वर्ट करेंगे। जनरल लाइफ में सीक्वेंस में क्या अरेंज करे जाते हैं? ऑब्जेक्ट। तो मैथ्स में क्या अरेंज करे जाएंगे? मैथ्स में अरेंज करे जाएंगे नंबर्स। तो इसीलिए मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगी सीक्वेंस की? अ सीक्वेंस इज द कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच आर अरेंज्ड वन आफ्टर अनदर। A sequence is a collection of numbers which are arranged one after another according to some rule। एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हुए जब एक के बाद एक नंबर्स आप सजा के रखते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखा? रूल। जैसे ध्यान से देखना, 1, ध्यान से देखना 4, 9, 16, 25, 36। अब आपको समझ रहा ना, ये जो नंबर रखे जा रहे हैं वो एक रूल के हिसाब से रखे जा रहे हैं, और वो रूल आपको दिल और दिमाग में आया, तो इसीलिए आपको टर्म्स कैसी मिल रही है? सक्सेशन में मिल रही है, वन आफ्टर अनदर। आ रहा है समझ में? आपको पता है नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? नेक्स्ट नंबर है ना, आपको समझ गया नेक्स्ट। अच्छा, अभी ध्यान से देखना 2,
5, 8, 11, 14, फिर क्या आएगा? So these are the numbers. These are the numbers which are arranged one after another in a line, in a row, and according to the according to some rule. और जब आपको वो रूल पता चल गया, so you can get the terms, you can get the numbers one after another in succession. Succession बहुत अच्छा वर्ड है, एक के बाद एक मिलते जाता है, ऑटोमेटिक. जैसे 1, 3, 6, 9, 18, दिख रहा ना आपको? सॉरी गलत हो गया. 9 अब सही है, अब सही है ना? अब क्या आएगा? 243. अब क्या आएगा? 729. 3 से मल्टीप्लाई होते जा रहे. आपको समझ रहा ना? अभी ध्यान से सुनना. तो इस तरीके से, अच्छा, इस सीक्वेंस का रूल अलग है, इस सीक्वेंस का रूल अलग है, इसका अलग अलग. लेकिन आपको भले वो आपको मन में समझ गया हर सीक्वेंस का रूल, और उस रूल के हिसाब से आप नंबर मन में लिख भी पा रहे हैं. अच्छा, अभी ये जो सीक्वेंस में जो नंबर रखे जाते हैं ना, ईच नंबर इज कॉल्ड अ टर्म. क्या बोलते हैं? ईच नंबर इज कॉल्ड अ टर्म. हर नंबर को क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं. अच्छा, ये कौन सी टर्म है? फर्स्ट टर्म. कुछ बुक्स में उसको T1 से डिनोट करते हैं, कुछ बुक्स में कैपिटल T1 से, कुछ बुक्स में A1 से. अलग अलग नोटेशन है. जैसे अपने देश में अलग अलग प्रांत है, स्टेट्स है, और अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग नोटेशन है. तो इन जनरल ये T2 है ना सेकेंड टर्म, ये T3 है ना सबकी थर्ड टर्म, ओके, ये T4 है सबकी फोर्थ टर्म, ये 5 है, हर टर्म है कि नहीं? उसको मैं कैपिटल से भी डिनोट कर सकता हूँ, T1, T2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नोटेशन है ना. अच्छा, उसके बाद हर टर्म की, ध्यान से सुनना, हर टर्म की अपनी जगह फिक्स है. जैसे आपको इसमें थर्ड टर्म में 9 दिखाई दे रहा, क्या यहां 16 रखा तो चलेगा क्या? नहीं. क्यों नहीं चलेगा? वो इसलिए नहीं चलेगा कि फर्स्ट टर्म पे 1 का स्क्वायर है, सेकेंड टर्म में 2 का स्क्वायर है, थर्ड टर्म में 3 का स्क्वायर है, फोर्थ टर्म में 4 का स्क्वायर है, तो फिफ्थ टर्म में 5 का स्क्वायर होगा ना, 6 का तो नहीं होगा. तो मैं बोलना ये चाहता हूं कि हर टर्म की वैल्यू एक तो फिक्स है, और दूसरा इंपॉर्टेंट, हर टर्म की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? कि वो कौन से नंबर की टर्म. क्यों? अच्छा, बेसिकली तो ये 16 एक नंबर है ना, मतलब 16 इज अ पर्सनैलिटी. तो पूछेगा कि मैं कौन से नंबर पे जाके खड़े रहूं, मतलब मैथमेटिकली वो पूछेगा कि मैं कौन से नंबर की टर्म हूं. तो आप क्या बोलेंगे उसको? तुम फोर्थ नंबर की टर्म हो. क्यों? क्योंकि तुम 4 का स्क्वायर हो. तो जो 4 का स्क्वायर है 4 पे टिकेगा, 5 का स्क्वायर है 5 पे टिकेगा. आप समझ नहीं रहे शायद मेरी भाषा. हर टर्म की वैल्यू किसी भी सीक्वेंस की, अच्छा सीक्वेंस आया तो उसमें रूल आएगा ना, रूल आएगा मतलब एक रूल के हिसाब से आप नंबर अरेंज करेंगे ना, तो हर नंबर की अपनी एक जगह होगी ना. ध्यान से सुनना, तो हर नंबर की जगह किस पे डिपेंड करेगी? कि वो कौन से जगहों पे रखना है उसको, मतलब कौन से नंबर पे कौन आएगा वो डिपेंड करेगा कि उसका नंबर कौन सा है. मतलब 5वें नंबर पे ये आएगा, 6th नंबर पे ये आएगा. तो जिस टर्म का नंबर, मतलब जो टर्म का नंबर है उसी नंबर उस टर्म के नंबर के हिसाब से वहां पर वैल्यू आती है. कब? जब अगर वो उसमें एक रूल होगा तो. जैसे ये है, ओके, 1 7 -4 18 -19 3/7 21, ओके, 76 -83/4. इसमें दिख रहा है क्या कुछ? इसमें तो कोई रूल ही नहीं है.
जब रूल नहीं है तो वो समझ रहे ना आप, उसको आप किसी अगली टर्म की वैल्यू मैं भी नहीं पता कर सकता, क्योंकि ऐसे ही उसमें रूल ऐसे ही रख दिया, कुछ तो भी लगा दिया। लेकिन ये सिस्टमैटिक अरेंज, हा कितना सुंदर शब्द निकल गया मेरे, ये सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है। हर नंबर की अपनी जगह फिक्स है, क्योंकि हर सीक्वेंस में एक रूल है और रूल के हिसाब से नंबर रखा गया। और इसीलिए हर टर्म का वैल्यू, मतलब कौन से नंबर पे कौन सी टर्म आएगी, ये डिपेंड करेगा कि वो टर्म का नंबर क्या है। जैसे ये 7th नंबर की टर्म है, 8th नंबर पे कौन आएगा, 64 आएगा। अच्छा, तो सुनो, अभी ध्यान से सुनना, बहुत ही सुंदर। तो इसका मतलब हर नंबर, मतलब हर टर्म डिपेंड करती है वो टर्म के नंबर पर ही। कि जैसे किसी ने, अच्छा अभी चलो एक और अच्छा बताता हूं, जैसे ये 7th टर्म, समझ रहे ना, आपको किसी ने पूछा 15th टर्म कौन सी आएगी, तो 15 का स्क्वायर सोच रहे हैं आप। अच्छा, सिर्फ इसमें नहीं कि स्क्वायर लिया तो इसीलिए, सिर्फ इसमें लिया स्क्वायर। अब आप ये देखो 1, ओके, ये 3, ये 9, ये 27, आप देखो ये 3 से मल्टीप्लाई होते जा रहा ना। तो आप थर्ड टर्म पे देखो 3 3 से 9 है, ओके, 4th टर्म में 27 है ना। आप मैं बोलना चाहता हूँ, देखो ये ऐसा है 3⁻0, 3⁻1, 3⁻2, 3⁻3, 3⁻4, 3⁻5, 3⁻6। आ रहा समझ में मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। तो जिस टर्म का मतलब सेकंड नंबर पे पावर में 2 है, थर्ड नंबर पे पावर पे 3 है, फोर्थ नंबर पे पावर पे 4 है, फिफ्थ नंबर पे, आपको अगर मैं 18th टर्म पूछा, आप बता सकते हैं ना क्या होगी, 3⁻18 होगी। आप समझिए मैं क्या समझाना चाहता हूं। दुनिया की किसी भी सीक्वेंस में वो जो रूल है, रूल के हिसाब से जब टर्म आती है तो हर टर्म का वैल्यू फिक्स होता है, और हर टर्म की वैल्यू, हर टर्म की वैल्यू मतलब कौन सी जगह पे कौन सा नंबर रखेंगे वो डिपेंड करेगा कि उसकी जगह कौन सी, वो कौन से नंबर की टर्म है। आ रहा समझ में? तो इसीलिए ध्यान से सुनना, अभी बहुत अच्छी चीज पढ़ाऊंगा जो शायद आपको स्कूलों में पढ़ा है कि नहीं मुझे नहीं पता 10th में क्या है। तो इसकी एक जनरल टर्म है, जनरल टर्म मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, ज्योमेट्री में बताया ना, जनरल का मतलब क्या होता है, जो सबको रिप्रेजेंट करे। याद है ऐसा पढ़ाया था, जनरल फॉर्म था लाइन की इक्वेशन का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जनरल टर्म लिखेंगे, एक ऐसा फॉर्मूला लिखेंगे जो इस सीक्वेंस की हर टर्म को रिप्रेजेंट करे। कॉमन सेंस लगाओ, वो हर टर्म का फॉर्मूला मतलब उसकी जनरल टर्म किसके टर्म में लिखी जाएगी, किसकी टर्म में आएगा वो फॉर्मूला। ऑफ कोर्स वेरिएबल तो होगा ही, क्योंकि हर टर्म की वैल्यू वेरी हो रही है ना, लेकिन डिपेंड किस में करेगा, किसके टर्म में आएगा, टर्म के नंबर में। क्यों? क्योंकि हर कौन सी जगह पे कौन सा नंबर आएगा वो डिपेंड करता है कि कौन से नंबर पे रखना है तुमको। तो इसीलिए ध्यान से सुनना, जैसे ध्यान से सुनो प्रभु, ध्यान से सुनना, इसकी nth टर्म है ना, nth टर्म tn, कुछ बुक्स में an लिखा है, कुछ बुक में स्मॉल tn लिखा है। तो इसकी nth टर्म है n का स्क्वायर। आया क्या समझ, n का स्क्वायर। अच्छा, n का स्क्वायर, आप ये किसका मैथमेटिकली देखो, लेफ्ट साइड में tn दिख रहा ना, tn का, अच्छा t2 का मतलब क्या था, सेकंड टर्म, t4 का मतलब क्या था, फोर्थ टर्म, t5 का मतलब क्या था, फिफ्थ टर्म। तो tn का मतलब क्या होगा, nth टर्म। तो n कौन है, n कैन बी एनी टर्म, मतलब किसको n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हर टर्म को। किसी ने बोला मुझे 15th टर्म चाहिए, n की वैल्यू 15 पुट करो। किसी ने कहा मुझे 7th टर्म चाहिए, n की वैल्यू, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सीक्वेंस की हर टर्म को। आ रहा ना समझ में? तो सीक्वेंस की हर टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हर टर्म की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, टर्म के नंबर पे। तो इसीलिए nth टर्म का फॉर्मूला किसके टर्म में, n की टर्म में। फर्स्ट टर्म है तो 1 का स्क्वायर, सेकंड टर्म है तो 2 का स्क्वायर, सेवंथ टर्म है तो 7 का स्क्वायर, 11th टर्म चाहिए 11 का स्क्वायर, इसलिए nth टर्म n का स्क्वायर, जिस नंबर की टर्म है उसी का स्क्वायर।
अच्छा अभी ध्यान से सुनना, इसमें n के बारे में कुछ खास बात बता सकते हैं क्या? n की क्या खास बात होगी? n क्या है? n क्या होगा? हाँ ऑफ कोर्स निगेटिव तो नहीं होगा, और क्या होगा? हाँ सोहन ने सही बोला, n कंपल्सरीली क्या होगा? एक नेचुरल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि पहले नंबर की टर्म होती है, दूसरे नंबर की टर्म होती है, तीसरे नंबर की, किसी को बोलते हैं तुम 7वें नंबर पे खड़े हो जाओ, किसी को बोलते हैं क्या कि तुम 8.5 नंबर पे खड़े हो जाओ। साला ये क्या हैरी पॉटर की पिक्चर है क्या? 9.25 नंबर का प्लेटफॉर्म तुमने रियल लाइफ में देखा है क्या? 8.5 नंबर के प्लेट, किसी टीसी को पूछना कि अंकल वो 8.5 नंबर का प्लेटफॉर्म किधर है, पहले तो बोलेगा पगला हो क्या, बोलना वो हैरी पॉटर की पिक्चर में तो था 9.25 नंबर का, तो बोलेगा रुक जा तेरे को दिखाता हूं, तो तुमको अच्छे खासे नंबर दिखा देंगे। काउंटिंग नंबर्स कभी भी नेचुरल होते हैं ना, तो इसीलिए ये 8.5 9.25 नंबर की टर्म देखेंगे, वो सिर्फ जादू की पिक्चरों में दिखाता है, हैरी पॉटर में सिर्फ 9.25 नंबर, लेकिन मजा आता था ना, ऐसी दीवार में घुस जाते थे, सोच के जब छोटे थे तो ऐसे घुस बम्स आते थे कि क्या मजा आएगा भाई, ऐसी सामान लेके ऐसे है ना, ट्रॉली लेके दौड़ घुस जाना सीधा 9.25 नंबर, 9.10। लेकिन ऐसा सिर्फ समझ रहे ना, फैंटेसी है ना, इमेजिन, इधर मतलब n कंपल्सरी किसको रिप्रेजेंट करता है? नेचुरल नंबर। अच्छा यकीन मानिए, अगर कोई सीक्वेंस में रूल है, बार बार बोल रहा हूं, रूल है तो हर टर्म की वैल्यू डिपेंड करती है कौन से नंबर की टर्म है, तो हर टर्म की वैल्यू क्योंकि डिपेंड करती है कौन से नंबर की टर्म है, तो इसलिए दुनिया की हर सीक्वेंस अगर रूल है तो उसकी एक nth टर्म होती है, और nth टर्म भी हमेशा किसकी टर्म में होती है? n के टर्म में। क्यों? क्योंकि वो n पे ही डिपेंड करेगा। जैसे ये आपने स्कूल में एपी पढ़ी है ना, तो एपी की nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है ना, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 n2d। तो nth टर्म आप क्यों निकालते हैं? क्योंकि आप एक ऐसा फॉर्मूला बनाते हैं कि जिससे आप उस सीक्वेंस की हर टर्म को रिप्रेजेंट करें, है कि नहीं? तो a क्या है यहां पर? a है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है यहाँ पर? 3। तो जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा? 3n और 2 माइनस 3 माइनस 1। बोलो हाँ है कि नहीं? an क्या आया? 3n माइनस 1 है ना, एंड वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट? कंपल्सरीली नेचुरल नंबर। आप इसमें n की वैल्यू 1 डालो मन में डालो, क्या आएगा? 2। ध्यान, n की वैल्यू 2 डालो, 2 3 6 माइनस 1 5, n की वैल्यू 3 डालो, 3 3 9 माइनस 1 8। आप n की वैल्यू बस डालते जाओ, वाह 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 वाह, n की वैल्यू डालते जाओ, आपको सक्सेशन में एक के बाद एक टर्म मिलते जाएंगे। आप डालो n की वैल्यू डालो, टर्म मिले, n की वैल्यू डालो। अच्छा चक्की में दर्न समझता ना, दर्न, हाँ तुम चक्की में गेहूं डालेंगे तो आटा मिलेगा ना, कि चक्की चालू करके खड़े हो जाओगे, आ रहा क्या अबे कुछ नहीं आ रहा, अबे गेहूं तो डाल, तो n की वैल्यू डालेगा तो nth टर्म मिलेगी ना, और गेहूं डालेगा तो आटा मिलेगा। ओके, दाल डालेगा तो बेसन मिलेगा ना, कि गेहूं डालेगा तो बेसन मिलेगा। क्या पढ़ा रहे सर? कॉमन सेंस है ना, क्या कॉमन सेंस है बताओ? गेहूं डालेंगे, तेरे को लग रहा है चक्की का काम करने का बड़ा हो गया, बोलता है गेहूं डालेंगे। अरे n की जो वैल्यू डालेंगे उस नंबर की टर्म मिलेगी। आ रहा समझ में? तो दुनिया की हर, अच्छा आप कॉमन सेंस लगाओ, ये वाली सीक्वेंस की nth टर्म an क्या होगी बताओ? अभी बताया मैंने, गलत। ध्यान लगाने से काम चलता है। तू क्या कर रहा है इधर भैया? ध्यान से सुन, क्या हो गया nth टर्म? शाबाश सोहन। अरे फर्स्ट टर्म में 3⁻0 है, सेकेंड टर्म में 3⁻1 है, थर्ड टर्म में 3⁻2 है, फोर्थ टर्म में 3⁻3 है, फिफ्थ टर्म में 3⁻4 है। तो nth टर्म में क्या होगा? 3⁻n-1। जिस नंबर की टर्म है पावर एक कम से है ना, लेकिन फिर भी हर टर्म की वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही है? n पे, है ना? अच्छा बताओ nth टर्म देने का फायदा क्या है? हाँ, nth टर्म देने का फायदा यह है कि अगर किसी सीक्वेंस की nth टर्म दी हुई है तो इसका मतलब
आपको सीक्वेंस की क्या दी हुई है? अगर nth टर्म दी हुई है तो क्या दिया हुआ है इसका मतलब? nth टर्म का यूज करके तुम क्या कर सकते हो? आप nth टर्म का यूज करके सीक्वेंस की कोई भी टर्म निकाल सकते हो ना। अच्छा, मैंने सारी बोला तो सारी निकाल सकते हो क्या? मतलब क्योंकि nth टर्म किसको रिप्रेजेंट करती है? सबको। जनरल टर्म है। याद, अभी मैं होशियार बनना है तो ध्यान से सुनना। मैथमेटिकली अ सीक्वेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स nth टर्म। मतलब ऐसा सुनना भी, हाँ, अगर आपको होशियार बनना है तो आप पब्लिक प्लेस पे ऐसा बोलना सीखें कि nth टर्म दी हुई है। देखो ऐसे रैंडम लिख रहा हूं nth टर्म, अपने मन से। Tn इज इक्वल टू 9n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 3। किसी ने पूछा ये क्या दिया हुआ है, आप क्या जवाब देंगे? ये क्या दिया हुआ है? हाँ, ये दिया हुआ है सीक्वेंस। क्यों? क्योंकि मैथमेटिकली अ सीक्वेंस इज गिवन बाय इट्स nth टर्म। अच्छा, क्यों सीक्वेंस है? क्योंकि मैं ये nth टर्म में से उसकी सारी टर्म्स निकाल सकता हूं। निकाल सकता हूं कि नहीं? है कि नहीं? आप n की वैल्यू डालते जाओ, वन आफ्टर अनदर सक्सेशन में आप पूरी सीक्वेंस छाप सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना? तो मैंने यही बोला, मैथमेटिकली अ सीक्वेंस इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स nth टर्म। दैट मीन्स इफ यू आर गिवन इट्स nth टर्म मीन्स यू आर गिवन अ सीक्वेंस। एंड nth टर्म इज व्हाट? इट इज द जनरल फॉर्मूला। nth term specifies the by what rule the terms are arranged. nth term represents the every term of the sequence. nth term ultimately representing the general formula, general rule, or general, it is called the general term because n क्या है? n is an arbit, आप वेरिएबल भी बोल सकते हैं, n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, तो सबको रिप्रेजेंट कर रही है। तो पूरी सीक्वेंस nth टर्म में समा गई। तो इसीलिए nth टर्म क्या होती है? जनरल टर्म होती है। आया समझ में? अब तुम जैसी n की वैल्यू डालोगे वैसी टर्म का वैल्यू मिलेगा कि नहीं? जैसे n की वैल्यू 3 डालोगे तो थर्ड टर्म मिलेगी, 7 डालोगे तो 7 टर्म मिलेगी। तो ऐसे किसी भी एक्सप्रेशन को, क्या बोला? एक्सप्रेशन को जो लोग शुरू से पढ़ते हैं ना, वो दिल से सुनते हैं ना, मेरा जवाब मन में स्पॉन्टेनियस आ जाता है। किसका एक्सप्रेशन है? एक्सप्रेशन किसकी टर्म में लिखा गया है? n की टर्म में। तो किसी भी वेरिएबल, हाँ, किसी भी वेरिएबल में जो एक्सप्रेशन लिखा जाता है ना, तो उसको उस वेरिएबल का फंक्शन कहते हैं। आगे फ्यूचर में डिटेल में मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये x स्क्वायर माइनस 7x दिख रहा क्या? किसकी टर्म में लिखा गया एक्सप्रेशन है? x की टर्म में एक्सप्रेशन है ना। तो तुम जैसी x की वैल्यू डालोगे वैसा एक फंक्शन मिलेगा ना, वैल्यू मिलेगी ना। तो इसको बोला जाता है ये x का फंक्शन है। समझा? और जिस x की वैल्यू के लिए वो डिफाइन होता है, अच्छा, जिस x की वैल्यू के लिए डिफाइन होता है उसको उस फंक्शन का डोमेन कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखो, नहीं भी समझा तो भविष्य की पढ़ाई में डिटेल में पढ़ा दूंगा, आप चिंता छोड़ दो। लेकिन आप याद रख सकते हैं तो रखो, क्या कि जैसे ये एक्सप्रेशन है ना, x की जिस वैल्यू के लिए डिफाइन होगा उसको उसका डोमेन कहते हैं। मैंने पहले ही बताया था डोमेन वर्ड। तो ये तो सबके लिए मिलेगा ना। 3 डालो, 9 डालो, 7 डालो, -4 पॉइंट, नेगेटिव, पॉजिटिव, रैशनल, फ्रैक्शनल, पॉलिनोमियल, सबके लिए डिफाइन होता। फास्ट हो रहा है क्योंकि ये सबके लिए डिफाइन होता है ना, तो मैं बोल सकता हूं कि इसका डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स है। अच्छा, एक छोटा सा बात बता दो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सुंदर, मजा आएगा आप। 1/x माइनस 5, क्या ये सबके लिए डिफाइन होगा क्या? हाँ या ना? कोई भी चीज नॉट डिफाइन कब होती है? जब डिनोमिनेटर में 0 आता है कि नहीं? तो ये x इक्वल टू 5 के लिए डिफाइन नहीं होगा ना, तो 5 इसके डोमेन को बिलोंग नहीं करता क्योंकि वो उसके लिए डिफाइन नहीं करता। अच्छा, असल में तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप क्या मुझे साथ नहीं देते ना? आप लोग घर पे कभी भी क्लास वर्क कॉपी पढ़ते नहीं। होशियार बनना है, क्लास वर्क कॉपी घर पे पढ़ो। आपको स्कोर लाना है, होमवर्क तोड़ो। अभी ध्यान से सुनो, हाँ, देखो, आपको पता है y इक्वल टू 10x फंक्शन लिखा था, और 10x जो है वो x के ऑड मल्टीपल के लिए डिफाइन नहीं होता, याद है?
ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5। तो हम लोगों ने लिखा था कि x बिलोंग्स टू कैपिटल R माइनस ट्वाइस n माइनस 1 टाइम्स what pi by 2 where n belongs to set of integers। odd multiples of pi by 2 याद आ रहा क्या? odd multiples of pi by 2 हम लोगों ने रियल नंबर्स में से हटा दिए थे। तो ये क्या है? ये वो नंबर लिखे हैं जिसके लिए वो 10x डिफाइन होता है। तो वो जिसके लिए कोई चीज डिफाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? उसका डोमेन। नहीं समझा? और बुरा मत मानना, तुम लोग बुरा मत मानना, मैं तो बहुत हार्शी बात करता हूं। 2 साल तुम लोग खुद को सजा रहे। अबे खुद को बाहर से मत सजाओ, अपने आप को इम्प्रूव करो। अबे पाउडर तो फिर भी हट जाएगा, लिपस्टिक भी निकल जाती है, समझ रहे हैं ना, डीओ भी उड़ जाता है एक दिन में, लेकिन नॉलेज कभी नहीं हटेगा आपसे। समझा तो आगे बढ़ू। अच्छा, तो आप ये भी, ये मतलब ये भी जो ये nth टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है? सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि अभी बोला सीक्वेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स nth टर्म। तो ये n में लिखा गया एक्सप्रेशन है, तो बोला जाता है अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन, क्योंकि वो n पे डिपेंड कर रहा। मैं थोड़ा सा पगला टीचर हूं, कोई टीचर नहीं पढ़ा रहा ये, बताता हूं क्यों। क्या ये सीक्वेंस में n की कोई भी वैल्यू डाल सकते क्या तुम? नहीं, ये सीक्वेंस है ना, मैंने अभी तो बताया किसके लिए डिफाइन होगी? सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए। अच्छा सुनो, मैं 2.3 डालूंगा तो इसकी वैल्यू मिलेगी क्या? हाँ या ना? मिलेगी ना। लेकिन तुम 2.3 वैल्यू डालोगे क्या? नहीं ना। एक और सुंदर चीज बताता हूं, ये मशीन होता है फॉर्मूला। लोग समझते हैं मशीन के पास अकल है। मशीन के पास अकल नहीं रहती है। अकल किसके पास रहनी चाहिए? मशीन को चलाने वाले के पास। तेरे घर में वॉशिंग मशीन है ना, कपड़े धोता ना, तो खुद को भी धोता क्या कभी? हाँ, कभी घर से नीचे जाना, ईटा लेके आना, ईटा गोटे पत्थर, समझ रहे ना, और उसमें डाल देना मशीन में, और पानी भर देना और चालू करना। मशीन चलेगी क्या? हाँ या ना? नहीं चलेगी। क्या बात कर रहा? जान दे, घर के दाल चावल रहते ना, धोते ना, हाँ, तो उसको वॉशिंग मशीन में धोना, तो वॉशिंग मशीन में चावल डाल देना 1 किलो और पानी भर देना, और चलेगी क्या? धोके देंगी क्या चावल? हाँ या ना? कि बोलेंगी कि ए पगला है क्या बे, चावल डाल रहा है उसमें, ईटा डाल रहा है, ऐसे बोलेंगी क्या? तो अकल किसके पास होनी चाहिए? प्रभात के पास, कि मशीन, वॉशिंग मशीन कपड़े धोती है, तेरे को नहीं धोएंगी। लेकिन अगर वैल्यू डाला तो वो धोके देंगी क्या? सच में तू बैठ गया, गड़गड़ गड़गड़ चमकदार हो जाएगा सर्फ डाल के, तो तुम इसमें वैल्यू डालोगे तो 2.3 तो वैल्यू मिलेगी क्या? हाँ, लेकिन तुम डालोगे क्या? क्यों? क्योंकि ये सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस में तो अभी बताया ना। तो 15 मिनट से जो डोमेन फोमेन बोल रहा था, वो सिर्फ ये समझाने के लिए बोल रहा था कि दुनिया की किसी किताब में ऐसी डेफिनेशन लिखी है, अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सिर्फ इतना, एक सेंटेंस बताने के लिए इतना पढ़ा है। सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर होता है, क्योंकि वो नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन होती है। अच्छा, उसके अलावा मैंने रेंज भी बताई थी, याद है? औकात कि डोमेन की सारी वैल्यू डाल दी तो आप इसमें नेचुरल नंबर ही डालेंगे तो वैल्यू मिलेगी ना, टर्म। तो वो वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, कि वो भी जरूरी है नेचुरल ही आए, ऐसा जरूरी है क्या? जैसे देखो यहां पर, ओके देखो इधर 1, 1/5, 1/25, 1/125, 1/625। इसमें रूल दिख रहा ना आपको? सच्ची बताओ, रूल दिख रहा कि नहीं? नहीं समझ रहा? अच्छा, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है। क्या इसके टर्म की वैल्यू भी नेचुरल आना कंपलसरी है क्या? सीक्वेंस में नेचुरल नंबर ही रहते हैं क्या? वो टर्म किसी भी रह सकती है। नहीं समझ रहा? तो उसका जो रेंज है वो दैट कैन बी रियल नंबर। उसकी रेंज कुछ भी रियल नंबर हो सकती है। अरे भाई समझ रहा? तो मेरा ओवरऑल पढ़ाने का मतलब ये है, मैं ये समझाना चाहता था, सीक्वेंस की अलग अलग डेफिनेशंस बताई, और मैं फाइनली ये बताना चाहता था कि एक पूरी सीक्वेंस को लिखने के बजाय मैथमेटिकली एक सीक्वेंस रिप्रेजेंट होती है उसके nth टर्म से, और इसी से डेफिनेशन बनी कि आप बस अब रिपीट नहीं करूँगा। हाँ, बस हर इसका nth टर्म आपने खुद लिखा। देखो
ए एन इज इक्वल टू क्या था, एन का स्क्वायर। इसकी nth टर्म आपने लिखी, अगर आपको याद होगा 3n माइनस 1 लिखी कि नहीं। इसकी nth टर्म आपने लिखी tn इज इक्वल टू 3 रेज टू n माइनस 1, है कि नहीं? बोलो हाँ हाँ बोलो। अच्छा इसकी भी nth टर्म लिखी जा सकती है। आप देखो an इज इक्वल टू 1/5 रेज टू n माइनस 1। अच्छा ऐसा पसंद नहीं आ रहा, 1 रेज टू एनीथिंग तो 1 ही होता है ना, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/5 रेज टू n माइनस 1। समझा कि नहीं? तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि हर सीक्वेंस का अपना अपना क्या होता है, हर सीक्वेंस का अपना अपना, हर सीक्वेंस फर्क कहाँ होगी, हर सीक्वेंस का अपना अपना रूल होता है, और रूल के हिसाब से ही nth टर्म मिलती है ना, नहीं? तो इसीलिए हर सीक्वेंस की अपनी अपनी क्या होती है, nth टर्म, है ना? और होती ही है। अगर सीक्वेंस है तो रूल होगा तो हर टर्म पे जब नंबर फिक्स होगा तो हर टर्म पे नंबर कौन सा आएगा वो डिपेंड करेगा कि कौन से नंबर की टर्म है, तो इसीलिए हर किसी की nth टर्म होती ही है अगर सीक्वेंस है तो, है ना? तो रूल के हिसाब से नींद आ रही, रूल के हिसाब से सीक्वेंस बदलती है और अलग कुछ। अच्छा ये भी रूल लिखे ना, तो ऐसी कोई भी सीक्वेंस बना सकते हो, तुम अपने मन से बना सकते हो। देखो इधर आप अपने मन से बनाओ, Tn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 1/7n प्लस 4 लिख दिया मैंने। अब n की वैल्यू डाल, सीक्वेंस मिलते जाएंगे ना। तो ऐसी तो इस दुनिया में करोड़ों सीक्वेंस है, करोड़ भी कम हो, 1000 अरब करोड़, लेकिन उसमें से कुछ खास रूल के हिसाब से जो खास सीक्वेंस बनाई गई, स्टैंडर्ड सीक्वेंसेस, वो अभी आगे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और उसमें से आप एक पढ़ चुके हैं, आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ चुके हैं ना, एपी बोलते हैं उसको, है ना? आपको यकीन नहीं आएगा एपी 11th में भी है, आपको यकीन नहीं आएगा एपी जेई में भी है, सुना? अच्छा तो एपी मैंने कहा ना, करोड़ों सीक्वेंस है, उसमें से कुछ खास सीक्वेंसेस को ही स्टैंडर्ड सीक्वेंस का नाम दिया है। आपको क्या क्या पढ़ने का है इस चैप्टर में आपको बता देता हूँ। इस चैप्टर में टोटल 6 कंसेप्ट, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सुना, एपी, उसके अलावा एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नया जीपी, फिर अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक के कॉम्बिनेशन से, जैसे आलू गोभी मटर पनीर, समझा? भिंडी पालक नहीं बनता शायद, आलू भिंडी, समझ रहे? ऐसे 2 मिक्स होते हैं ना। आलू मटर में क्या रहता, आलू और मटर, है ना? पालक पनीर में क्या रहता, पालक और पनीर। तो वैसे अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक के कॉम्बिनेशन से बनी हुई अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक। फिर इनकी एक और तीसरी बहन हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP, तो AP, GP, HP, AGP, और फिर सिग्मा नोटेशन, और एक मेथड ऑफ डिफरेंस, और एक रिलेशन। अभी सब बता दूंगा तो पिक्चर ही मजा नहीं आएगा ना, धीरे धीरे देखेंगे अपन पिक्चर। फिलहाल शुरुआत किससे करते हैं, AP से। तो AP तो आप जानते हैं, तो AP कुछ APs आपने बहुत सारे APs लिखे, मैं लिख देता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। सो जा बेटा, अंगड़ाइया ले, 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश, ओके, 8 और व्हाट 8 5 2, बताओ आगे क्या होगा, बताओ -1 -4 -7 -10, आया ना समझ में? और देखो आप 5/2, उसके बाद 3 सॉरी क्षमा करें, चेंज कर देता हूँ, चेंज करता हूँ, इट्स ओके 1/2, फिर कुछ भी कर रहे शशि सर,
मैं लिखता हूँ 1, 3/2, 2, 5/2, 3, 7/2, समझ रहे ना? अच्छा, -18, -16, -14, -12, ये सारी एपीज हैं, है ना? और आपको एपी पढ़ाया गया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि ऐसी सीक्वेंस जिसमें हर टर्म का प्रीवियस टर्म के साथ डिफरेंस सेम रहना चाहिए। कॉमन, ऐसा एपी का दूसरा नाम है ना कॉमन डिफरेंस वाली। कॉमन डिफरेंस वाली है ना फेमिनाइन। क्या कॉमन डिफरेंस वाली सीक्वेंस? कॉमन का मतलब होता है सेम, डिफरेंस किसका? हर टर्म का प्रीवियस टर्म्स के। दो टर्म मत बोलो, नहीं, अदालत में समझ रहे ना, शब्दों का खेल है। हाँ, हर टर्म, डिफरेंस ऑफ एवरी टर्म टू इट्स प्रीवियस टर्म। हर दो टर्म नहीं, हर टर्म का प्रीवियस टर्म के साथ। अच्छा, हर दो टर्म का, हर कॉन्सिक्यूटिव दो टर्म्स का, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, तो मैंने क्या गलत बोला? A sequence is an AP where the difference of every term to its previous term is same. हर टर्म का प्रीवियस टर्म के साथ डिफरेंस सेम होना चाहिए। जेठालाल की याद आ गई जब उसको करंट लग गया। क्या इसमें हर टर्म का प्रीवियस टर्म के साथ डिफरेंस सेम है क्या? ध्यान लगाओ। कितना दिख रहा आपको हर टर्म का प्रीवियस टर्म के साथ डिफरेंस? 2। मैं तेरे को बोलता हूं सृष्टि, मत पीते जाए था सुबह सुबह। फिर तेरे को लगता होगा सर मेरे को जानबूझ के कर दे। मैं जानबूझ के क्या को करूंगा? कुछ न कुछ रोज एक आइटम देती है। बोलती है 3। हाँ, हमारे घर में एक छोटी सी बच्ची है, कौन सी क्लास में पढ़ती? फर्स्ट या सेकंड में। हाँ, वो भी बताएंगे 2 का डिफरेंस है, ये बोलती है 3। इसका मतलब एक ही कारण है, टैलेंटेड तो है, 90+ % मिले उसको। फिर क्या प्रॉब्लम है? वो गंदी आदत है। हर टर्म का प्रीवियस टर्म के साथ डिफरेंस क्या है? 2 है। अच्छा, इसमें हर टर्म का प्रीवियस टर्म के साथ डिफरेंस क्या है? 2 भी दारू पी क्या था? हर टर्म का प्रीवियस टर्म के साथ डिफरेंस -3 है ना। इसमें हर टर्म का प्रीवियस टर्म के साथ डिफरेंस कितना है? 1/2। इसमें हर टर्म का प्रीवियस टर्म के साथ डिफरेंस कितना है? बस ये मैंने कहा ना, आज कुछ तो भी ये भी सब लोग नशा करके -2 बोल रहे हैं। अच्छा, कैसे? अब चलो ठीक है, बहुत लोग दारू पी के आज। अबे जब कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होता है तो टर्म की वैल्यू बढ़ेगी ना। तो ये टर्म बढ़ रही कि घट रही है? बढ़ेगी तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? फिर कौन कौन निगेटिव बोल रहा है? ध्यान दो। अच्छा, हर टर्म का प्रीवियस टर्म के साथ डिफरेंस सेम है ना, बराबर? ध्यान से सुनना, इसको भूलना मत। अगर मैं कहूं कि मुझे एक एपी लिखनी है, अच्छा आपने एपी तो 10th में पढ़ा है ना? फार्मूले वगैरह तो मैं अपने घर में बनाता नहीं, है ना? फार्मूले तो वही है जो है ना, घर से, हमारा घर का तो कुछ बनाते नहीं, सिंधी डिश, तरीका अलग है सिर्फ। आपने देखा है ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल अपने घर में भी 2-3 लोग खाना पकाने वाले रहते हैं, तो वही चीज़ पकाते हैं, वही मसाले डालते हैं, लेकिन एक के हाथ से बहुत अच्छा बनता है और एक के हाथ से उतना अच्छा नहीं बनता। तो इसी ये क्वालिटी है, समझ रहे हैं ना? इंग्रेडिएंट्स वही होते हैं, लेकिन बनाने वाले के हाथ में होना चाहिए। मराठी में उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, हमारे सिंधी में बोलते हैं क्या, हाथ में शिरी उजन खपे। शिरी मतलब कोणाचा हाथात, मतलब ऐसे रहते ना चाव, उसके हाथ में, उससे हाथ से बनेगा ना, कुछ भी बनाएगा तो सही बनता है उसके हाथ से, ऐसा रहता ना। जनरली माँ का अपने को बहुत बना वो पसंद आता है ना। मिसिंग मॉम, अभी जाके मिलूंगा अपनी माँ से नीचे। और
तो इसीलिए पढ़ाने का मैटर इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट वही है। अच्छा मैंने कहा एक एपी लिखो, मैंने कहा एक एपी लिख के दिखाओ, तो आप लिख सकते हैं क्या? नहीं, सबको एक ही लिखनी है तो अपने आप सब एक लिखेंगे क्या? नहीं लिख सकते। आपको कोई चीज डिमांड करे, मैंने बोला खाना बनाओ, तो तुम क्या हवा में से खाना बनाओगे? कुछ जो इंग्रेडिएंट दूंगा तभी तुम बनाओगे ना। तो मैंने कहा मुझे एक एपी चाहिए, तो तुमको किन चीजों की जरूरत है? फर्स्ट टर्म की, है ना। मैंने बोला मान के चलो फर्स्ट टर्म 7 है, फर्स्ट टर्म, क्या तुम एपी बना सकते हो क्या? नहीं। मैंने क्या और क्या चाहिए? कॉमन डिफरेंस है। मैंने बोला मैं नहीं दूंगा, तो तुम एपी बना सकते क्या? तो तुम क्या बोलेंगे? अबे हट न बे, नहीं देंगे तो चल। तुम एपी बना सकते हो क्या? मैंने तुमको क्या दी? सिर्फ फर्स्ट टर्म नहीं, सिर्फ फर्स्ट टर्म दी। तुम एपी बना सकते क्या? नहीं। तुमको क्या चाहिए? कॉमन डिफरेंस चाहिए। अच्छा मैंने कहा ठीक है एक काम करो, मैंने कहा एक काम करो, कॉमन डिफरेंस देता हूं 5, लेकिन मैं फर्स्ट टर्म नहीं दूंगा। हाँ, तुम बना के देंगे क्या? नहीं बना सकते। अच्छा मैंने बोला चलो अभी दे देता हूं दोनों। फर्स्ट टर्म क्या दी? कॉमन डिफरेंस क्या दिया? 5। व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म? अच्छा और नेक्स्ट टर्म क्या होगी? और नेक्स्ट टर्म क्या होगी? अच्छा अभी ये काम कहीं रुकेगा क्या? तकलीफ खत्म हो गई कि तुमको और भी कुछ चाहिए? और कुछ चाहिए? नहीं। यानी दुनिया की किसी भी एपी को लिखने के लिए, अच्छा पूरी एपी को लिखने के लिए आपको सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। कोई मुझे फर्स्ट टर्म दे दे और कॉमन डिफरेंस दे दे, मैं पूरी सक्सेशन एक के बाद एक लिख सकता हूं ना। तो पूरी एपी की जिंदगी किस पे टिकी है? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पे। अच्छा सबकी फर्स्ट टर्म एक ही होती है क्या? सबका फर्स्ट टर्म अलग अलग होता है। तो लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए। सुना यात्री? अच्छा आप बोलेंगे ये वो है तो वही, तरीका अलग है समझाने का। मान के चलो फर्स्ट टर्म ए है, अच्छा कॉमन डिफरेंस हो एपी है तो होगा ही ना, मान के चलो इसका कॉमन डिफरेंस डी है, डी करंट, तो सेकेंड टर्म क्या होगी? ए प्लस डी, क्योंकि फर्स्ट टर्म 7 थी और सेकेंड टर्म 5 थी, तो आपने 5 ऐड करा ना। तो थर्ड टर्म क्या होगी? ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, है कि नहीं? हाँ। अच्छा ध्यान से सुनना अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं। फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी है, थर्ड अच्छा ये मैं बोलना चाहता हूं T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। फर्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग वंस डी टू द सेकेंड टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग डी वंस टू द फर्स्ट टर्म। अच्छा इतनी इंग्लिश नहीं समझी हिंदी में। दूसरी टर्म को पाने के लिए आपने पहली टर्म में एक बार डी ऐड करना, और जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं डी ऐड करते जा रहे हैं ना। अच्छा अब एक सुंदर चीज बताता हूं, सुंदर चीज। एपी की पहचान क्या है? डिफरेंस ऑफ ईच टर्म टू इट्स प्रीवियस टर्म क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। इसको मैथमेटिकली लिखा गया है इस दुनिया में, ऐसा लिखते हैं Tn+1। किसी ने पूछा, ध्यान से सुनना यात्री, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय Tn+1? आज के पूरे प्रोस्पेक्ट में जो पढ़ रहे हैं सुबह से, उसके हिसाब से आपको क्या समझ रहा है? Tn+1 क्या होगा? n+1th टर्म। अरे होगा कि नहीं? n+1th टर्म। तुम जैसे n की वैल्यू डालोगे n+1 की वैल्यू मिलेगी और वैसे टर्म मिलेगी ना। ये कोई तो भी टर्म है, कौन सी है पता नहीं फिलहाल, क्योंकि n की वैल्यू नहीं है। n+1th टर्म आप ऐसा बोल सकते हैं, बट आपको एग्जैक्ट एक नंबर दिख रहा है क्या? नहीं, क्योंकि n नहीं पता तो एग्जैक्ट मतलब, लेकिन n+1th टर्म आएगी। अच्छा Tn ये कौन है? nth टर्म है। और अगर आपको Tn के बारे में बताना है, Tn की पहचान बतानी है विथ रिस्पेक्ट टू Tn+1, मतलब अच्छा हिंदी में आप बताना चाहते हैं कि Tn कौन लगती है Tn+1 की, तो आप क्या जवाब दे सकते हैं? nth टर्म कौन है? n+1th टर्म की प्रीवियस टर्म है। नहीं समझ रहा?
इंग्लिश में फॉर टी एन प्लस वन, आहा, फॉर टी एन प्लस वन, टी एन रिप्रेजेंट्स इट्स प्रीवियस टर्म। तो अच्छा, लेकिन एन कौन है पता ही नहीं, तो पता नहीं ये कौन है, लेकिन ये कोई तो भी एक टर्म है और ये उसकी प्रीवियस टर्म है कि नहीं। और एपी में क्या रहता है, किसी टर्म का प्रीवियस टर्म से डिफरेंस, मतलब अगर इधर माइनस साइन लगा दिया तो ये क्या हुआ, दिस इज द डिफरेंस ऑफ अ टर्म विथ टू इट्स व्हाट प्रीवियस टर्म। लेकिन कौन सी टर्म का प्रीवियस टर्म से डिफरेंस है पता नहीं। लेकिन एपी में तो हर टर्म का प्रीवियस टर्म से डिफरेंस सेम रहता है ना, तो हर टर्म के डिफरेंस के लिए यहां अब n बिलोंग्स टू कैपिटल N लिखना पड़ेगा। समझा क्या? ध्यान से सुनो, ये tn प्लस वन माइनस tn ये निर्जीव है, इसमें जान नहीं है, ये मरे हुए हैं, डेड बॉडी। लेकिन जैसे ही मैंने n बिलोंग्स टू कैपिटल N लिखा, n स्टार्टेड टेकिंग द वैल्यूज फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हिंदी में ये मरा हुआ है, लेकिन जैसे मैंने बोला n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n ने वैल्यूज लेना शुरू कर दी नेचुरल नंबर में से। n जैसे ही वैल्यूज लेना शुरू कर देगा, n इज इक्वल टू 1 डाला तो t2 माइनस t1, n इज इक्वल टू 2 डाला तो t3 माइनस t2, n इज इक्वल टू 3 डाला तो t4 माइनस 3। तो अब ये डिफरेंस ऑफ अ टर्म टू इट्स प्रीवियस टर्म नहीं है, ये क्या हो गया, अब डिफरेंस ऑफ एवरी टर्म टू इट्स प्रीवियस टर्म हो गया। समझ रहे ना, क्योंकि n ने सारी वैल्यू ले ली। नहीं समझ रहा? तो ये जिंदा हो गया, इसमें जान आ गई। क्यों? क्योंकि ये चलने लगा, क्योंकि n वैल्यूज लेने लगा, तो ये डिफरेंस ऑफ एवरी टर्म टू इट्स प्रीवियस टर्म है। तो एपी में क्या, एपी की पहचान क्या है, एपी की पहचान क्या है, एपी में हर टर्म का प्रीवियस टर्म के साथ डिफरेंस सेम रहता है ना, तो ये हर टर्म का प्रीवियस टर्म के साथ डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ऐसा लिखा जाता है कि tn प्लस वन माइनस tn इज कॉन्स्टेंट फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप समझ नहीं रहे मैं क्या समझाना चाहता हूं? मैं ये समझाना चाहता हूं कि ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है किसकी, एपी की। अब वर्बल फॉर्म में कैसा बोलते हैं, वर्बल फॉर्म में ऐसा बोलते हैं कि अगर किसी सीक्वेंस में हर टर्म का प्रीवियस टर्म के साथ डिफरेंस सेम दिखे तो उसको एपी कहते हैं ना। व्हेन इन अ सीक्वेंस इफ यू ऑब्जर्व द डिफरेंस ऑफ एवरी टर्म टू इट्स प्रीवियस टर्म इज कांस्टेंट, वी से इट्स एन एपी। द सेम वी आर राइटिंग मैथमेटिकली। आप ऐसा यकीन मानिए, ऐसा लिख सकते हैं, इफ फॉर अ सीक्वेंस, आप ए में भी लिख सकते हैं, इफ an प्लस वन माइनस an इज कांस्टेंट। लेकिन सिर्फ ऐसा लिखा तो चलेगा क्या? नहीं, ये तो मरा हुआ है, इसमें जान कौन डालेगा जब n की वैल्यू आएगी। तो आपको लिखना पड़ता है कि फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। इसका हिंदी में मतलब ये है कि जब एक टर्म का प्रीवियस टर्म के साथ डिफरेंस सेम दिखे, कब, जब n की सारी वैल्यू लेगा नेचुरल, जब n की सारी वैल्यू लेगा नेचुरल, तो दिस अल्टीमेटली रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस ऑफ एवरी टर्म टू इट्स प्रीवियस टर्म। सो इफ द डिफरेंस ऑफ एवरी टर्म टू इट्स प्रीवियस टर्म इज सेम, द सीक्वेंस इज कॉल्ड एपी। तो दिस इज द हाउ मैथमेटिकली वी डिफाइन द एपी। इक्वेशन बाद में, इक्वेशन नहीं है, ये एपी की डेफिनेशन है, ये मैथमेटिकल सबूत है। आप किसी ने इसको देख के बता सकता है ये क्या है, एपी है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस ऑफ हर टर्म का प्रीवियस टर्म के साथ डिफरेंस सेम है कि नहीं। अभी ध्यान से, चिंता मत करो, बस 2-3 मिनट में क्लास खत्म करता हूं, बस मुझे साथ दो। अच्छा, ये मतलब ये फार्मूला भी बोल सकते हैं, मुझे फार्मूला शब्द अच्छा नहीं लगता, कंसेप्ट है। अच्छा, tn, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि an, अच्छा कांस्टेंट डिफरेंस मतलब सेम, तो उसको d से डिनोट करते हैं ना जनरली, कॉमन डिफरेंस को, तो d से डिनोट किया। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या, an प्लस वन इज इक्वल टू an प्लस d? बोलो हाँ या ना। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, सिंपल है, सिंपल सा क्वेश्चन। अगर आप उसको बोल पाए, जो बोलेगा मैं समझ जाऊंगा कि होशियार बनता जा रहा। ध्यान से सुनना, ये इसका मैथमेटिकली मतलब क्या है, इसका मैथमेटिकल मतलब क्या है, द डिफरेंस ऑफ एवरी टर्म टू प्रीवियस टर्म इज कांस्टेंट, ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन एपी। अच्छा, उसी को मैंने रीडिफाइन करके लिखा ना, तो आप इसको वर्बल फॉर्म में बोल सकते हैं क्या, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ। अच्छा, मैं आपको हिंट देता हूं, an प्लस वन माइनस an मीन्स एक टर्म का डिफरेंस है उसकी प्रीवियस टर्म से। तो क्या बोल रहा है, एक टर्म का प्रीवियस टर्म से साथ डिफरेंस सेम है सबके लिए। तो इसको हिंदी में वर्बल फॉर्म में आप बता सकते हैं कि क्या बोल सकता हूं मैं इसको, देखो आप, an प्लस कांस्टेंट देता है
नहीं 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 नहीं, इसको मैं बताता हूँ, सुनो अभी, हाँ ध्यान से सुनना, आप इससे सीखिएगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सभी टर्म्स को ना। और ये कौन? an+1 के लिए an क्या है? उसकी प्रीवियस टर्म। तो देखो इसका मतलब हिंदी में क्या बोल सकता हूँ, इसका मतलब ये है कि हर टर्म मिलेगी प्रीवियस टर्म में एक सेम नंबर कॉमन डिफरेंस d ऐड करने से। आया था ऐसा? बोलता तो मुझे बड़ी खुशी होती। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये तो पहले ही डिसाइड कर लिया ना, ये एपी है अपन ने बोला। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इन एन एपी, इन एन एपी ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग द सेम कॉमन डिफरेंस टू इट्स प्रीवियस टर्म। हर टर्म मिलती है प्रीवियस टर्म में एक सेम नंबर ऐड करने से, क्योंकि मैं सेम नंबर ऐड करते जाऊंगा तभी तो उनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम मेंटेन होगा ना। तो ये एपी का ही समझना नई डेफिनेशन है। इन एन एपी ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग कॉमन डिफरेंस टू इट्स प्रीवियस टर्म। समझा क्या? बस खत्म करते हैं, चिंता मत करो, प्लीज ध्यान से सुन। हाँ ध्यान से सुन। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि सर आपने an+1 माइनस an क्यों लिखा, an माइनस an माइनस 1 क्यों नहीं लिखते? तो n कहाँ से शुरू होता है बताओ? नेचुरल नंबर है ना। अगर ऐसा फार्मूला लिखूंगा तो ये a1 हो जाएगा और ये a0 हो जाएगा ना। तो 0 नंबर की टर्म होती है क्या यार कभी? हाँ, तो पहला डिफरेंस, पता नहीं आप दिल से सुन रहे हैं कि नहीं, पहला डिफरेंस किसका मिलता है? कौन से दो टर्म का? सेकंड और फर्स्ट का। सेकंड का फर्स्ट के साथ मिलेगा ना, तो इसीलिए ये सेकंड का फर्स्ट के लिए ऐसे, इसलिए an+1 माइनस an लिखा जाता है, ना कि an माइनस an माइनस 1। समझा? तो आगे बढ़ता हूं, समझ रहा क्या भाई? अच्छा क्यों? हाँ अभी बस खत्म, चिंता मत करो, 2 मिनट। तो अभी आपने बोला ना एपी में कॉमन डिफरेंस रहता हर टर्म का प्रीवियस डिफरेंस, हर टर्म का प्रीवियस टर्म के साथ, और असल में वो हर टर्म का प्रीवियस टर्म के साथ डिफरेंस कॉमन मेंटेन करने के लिए हर टर्म मिलेगी उसकी प्रीवियस टर्म में वही कॉमन डिफरेंस ऐड करने से, बराबर। सो फर्स्ट टर्म a है, ओके a1, तो सेकेंड टर्म कैसे मिलेगी? a2 विल बी a1 प्लस d। अभी तो आपने बोला ना tn+1 इक्वल टू tn प्लस d। सो वी गो ऑन एडिंग d। ओ दीदी समझा कि नहीं? टू गेट द टर्म्स इन सक्सेशन बिकॉज ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग d टू प्रीवियस टर्म। बोलो हाँ या ना? अच्छा बस खत्म हो रहा क्लास, चिंता मत करो। ये सेकेंड टर्म में एक बार d ऐड करा फर्स्ट टर्म में, थर्ड टर्म में एक बार ऐड d करा सेकेंड टर्म में, लेकिन सेकेंड टर्म खुद एक बार d ऐड करने से मिली है। मतलब कुल मिला के आपने क्या करा, इसमें 2 बार d ऐड करा थर्ड टर्म में, है ना। अच्छा आप ध्यान से सुनना, मैं एक लेटर एक नंबर इंग्लिश में बोल रहा हूँ, एक हिंदी में बोल रहा हूँ। सेकेंड टर्म के लिए आपने एक बार d ऐड करा फर्स्ट टर्म में, थर्ड टर्म के लिए आपने 2 बार, फोर्थ टर्म में आपने क्या करा, 3 बार d ऐड करा, किसमें? फर्स्ट टर्म में। तो फिफ्थ टर्म क्या होगी? a+4d। मतलब फिफ्थ टर्म के लिए आपने फर्स्ट टर्म में कितनी बार d ऐड करा? 4 बार। एक हिंदी में बोलना है, एक इंग्लिश में। सो जिस नंबर की टर्म है उससे एक बार कम d ऐड कर रहा हूं। अच्छा ये रूल कौन फॉलो कर रहा? ये रूल कौन फॉलो कर रहा? हर टर्म। तो हर टर्म को कौन रिप्रेजेंट करता है? nth टर्म। So nth term of an AP is given by, because each term is obtained by adding एक बार कम number times d to the first term. So what will be the nth term? a plus n minus 1 times d। बाबा समझा क्या? समझा तो खत्म करता हूं। प्रैक्टिकली आपको a और d मिला तो सारी टर्म मिलेगी ना, हर टर्म। तो इसीलिए nth टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सारी टर्म्स को। तो उसकी वैल्यू भी किस पे डिपेंड करेगी? ओके a और d पर। जैसे किसी AP की फर्स्ट टर्म 7 थी और कॉमन डिफरेंस 5 था, बराबर। तो उस AP की nth टर्म क्या होगी? 7 + n - 1 टाइम्स 5। बोले तो सिंप्लीफाई करा तो 5n + 2। बाबा समझा क्या? an is 5n + 2।
तो ये अब an किसकी an है? इस AP की। क्या फायदा है an का? nth टर्म का क्या फायदा है? वो पूरी सीक्वेंस को nth टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं ना, अभी तो पढ़ा है थोड़ी देर पहले, है कि नहीं? और इसका फायदा क्या है? अब इसका फायदा ये कि सक्सेशन में एक के बाद एक जाने की जरूरत नहीं। पुराने जमाने में मैन्युअली जाते थे, डी ऐड करते जाओ, 1000 बार के लिए 1000 बार जाते। अभी 1000 नंबर की टर्म चाहिए तो nth टर्म में n की वैल्यू 1000 डाल दो। आया समझ में? तो मैंने आज आपको बहुत एपी के पहले बेसिक पढ़ाया सीक्वेंस का, है ना, और उसके बाद मैंने आपको एपी का इंट्रोडक्शन दिया। कल एपी खत्म भी हो जाएगी क्योंकि एपी 10th में थी ना आपको, और उसके बाद एपी के एग्जाम्पल्स भी करेंगे और बाद में कॉम्बिनेशन वाले भी एग्जाम्पल हैं। आज के कंसेप्ट पे बेस्ड नोट्स भेजूंगा, ध्यान से लिखना, और सिर्फ लिखना मत, उसको पढ़ना भी। और फिर बढ़िया, अभी एकदम देख रहे हैं माहौल चेंज हो गया, ज्योमेट्री से एकदम अलजेब्रा में आ गए। ऐसा लग रहा ना कि स्विट्जरलैंड से एकदम अपन किधर आ गए, दुबई में आ गए। अब तुमको कॉमन सेंस होगा तो फर्क समझ गया ना, एकदम रेगिस्तान है, एकदम स्नोफॉल जो भी है, वॉटेवर, अपने को तो आता नहीं, स्विट्जरलैंड कभी गया नहीं। मैं गया हूँ स्विट्जरलैंड 2 बार, सपने में, सब घूमा मैं। चलो खत्म करें आज का क्लास। ओम बाबू कहाँ है बेटा? समझ में आ रहा? तुमसे बात करने का कारण क्या है पता है? आज अब पहली बार तुमको फ्रेश और नया चैप्टर मिल गया, मिला कि नहीं? तो अब बढ़िया पढ़ना है सबको, पढ़ेंगे ना? चलिए बढ़िया, घर पे पढ़िए, क्लास खत्म करते हैं, घर पे पढ़िए, आगे बढ़िए।